नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। नासिक की धरती पर जब पहली बार मनुष्य ने आंखें खोली होगी, तब यहाँ कोई राजपथ नहीं रहा होगा, कोई प्रशासनिक भवन नहीं रहा होगा, कोई परियोजना रिपोर्ट नहीं रही होगी। तब केवल वन थे, जल था, शांति थी और आकाश की ओर उठती साधना थी। इसी धरती पर हजारों वर्षों से तपस्या की परंपरा चली आ रही। यही वह भूमि है जिसे आज हम तपोवन कहते हैं। यह कोई भूखंड नहीं, बल्कि भारतीय चेतना की स्मृति है। यह वह स्थान है जहां ऋषियों ने स्वयं को जाना, जहां सांसारिक सत्ता से दूर बैठकर मनुष्य ने ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया। और आज उसी भूमि को विकास के नाम पर समतल किया जा रहा है। सिंहस्थ कुंभ कोई नया आयोजन नहीं है। यह कोई आधुनिक सरकारी मेगा इवेंट नहीं है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस उपमहाद्वीप की सभ्यता। पुराणों में, स्मृतियों में, लोक कथाओं में हर जगह कुंभ का उल्लेख है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष हुआ, तब जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, उनमें नासिक प्रमुख था। यही कारण है कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा गया और इस क्षेत्र को तप, संयम और आत्मबोध का केंद्र माना गया। उस समय न कोई मंच था, न बैरिकेडिंग, न वीआईपी गेट। साधु, सन्यासी और गृहस्थ सभी एक ही धरती पर बैठे, एक ही जल में स्नान करते और एक ही आकाश के नीचे ध्यान लगाते थे। तपोवन शब्द अपने आप में एक दर्शन है। यह बताता है कि जहां तप हो वहीं वन हो, और जहां वन हो वहीं तप संभव हो। इसलिए भारत की प्राचीन परंपरा में वन और साधना अलग नहीं थे। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम हो, विश्वामित्र का तपोवन हो या वाल्मीकि की कुटिया, हर जगह प्रकृति ही गुरु थी। पेड़ केवल छाया नहीं देते थे, वे साक्षी होते थे। हवा केवल सांस नहीं लेती थी, वह चेतना जगाती थी। नदी केवल जल नहीं थी, वह जीवन की धारा थी। लेकिन आधुनिक समय में यह समझ धीरे धीरे टूटती चली गई। जब कुंभ को एक आध्यात्मिक अनुष्ठान से अधिक एक प्रशासनिक आयोजन बना दिया गया, तब से समस्याएं शुरू हुई। पहले कुंभ का आयोजन प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर होता था। अस्थायी ढांचे बनते थे, लकड़ी और कपड़े से, जिन्हें मेला समाप्त होते ही हटा लिया जाता था। धरती पर अस्थायी घाव नहीं छोड़े जाते थे। लेकिन अब कुंभ को इवेंट बना दिया गया है। ऐसा आयोजन जिसमें सड़कें चाहिए, पार्किंग चाहिए, वीआईपी कॉरिडोर चाहिए और हर वह चीज चाहिए जो आधुनिक सत्ता को सुविधाजनक लगती है। यही वह मोड़ है जहां नासिक का तपोवन खतरे में पड़ा। प्रशासनिक फाइलों में यह क्षेत्र अब डेवलपमेंट जोन कहलाने लगा। कागजों पर कुछ रेखाएं खींची, कुछ नक्शे बने और देखते ही देखते सैकड़ों वर्षों से खड़े पेड़ अवरोध घोषित कर दिए गए। यह वही पेड़ है जिन्होंने सदियों तक इस भूमि को थामे रखा, मिट्टी को बांधे रखा, गोदावरी के जलचक्र को संतुलित रखा। लेकिन आधुनिक विकास की भाषा में ये सब भावनात्मक बातें हैं। आंकड़ों में इनकी कोई जगह नहीं। जब पहले पहल पेड़ों पर निशान लगे, तो स्थानीय लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ। उन्हें लगा यह अस्थायी तैयारी होगी। पर जब मशीनें आई, तब एहसास हुआ कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। यही वह क्षण था जब साधारण नागरिकों ने सवाल उठाने शुरू किए। महिलाएं, बुजुर्ग, छात्र, पर्यावरण प्रेमी सभी एक सुर में, एक स्वर में बोले कि यह गलत है। यह केवल पेड़ों का नहीं, हमारी पहचान का विनाश है। इसी समय अभिनेता सयाजी शिंदे का वहां पहुंचना प्रतीकात्मक बन गया। वह किसी राजनीतिक एजेंडे के साथ नहीं आए थे, बल्कि एक नागरिक के रूप में खड़े हुए। उन्होंने जो कहा वह केवल एक अभिनेता का वक्तव्य नहीं था, बल्कि उस समाज की आवाज थी जो भीतर ही भीतर घुट रहा था। उन्होंने कहा कि अगर विकास के नाम पर पेड़ काटे जाएंगे, तो यह विकास नहीं, विनाश होगा। उनके शब्दों ने आंदोलन को नई दिशा दी, क्योंकि अब यह सिर्फ स्थानीय विरोध नहीं रहा, यह राष्ट्रीय चेतना का प्रश्न बन गया। प्रशासन ने जवाब में कहा कि पेड़ों को काटा नहीं जा रहा, बल्कि स्थानांतरित किया जा रहा है। लेकिन पर्यावरण विज्ञान का सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि सैकड़ों वर्षों पुराने वृक्षों को उखाड़कर दूसरी जगह रोप देना लगभग असंभव होता है। ऐसे प्रयोगों में अधिकांश पेड़ मर जाते हैं। यह तथ्य कई शोधों और सरकारी रिपोर्टों में दर्ज है।
फिर भी यह तर्क बार बार दोहराया गया, जैसे सच्चाई को शब्दों के बोझ तले दबाया जा सकता हो। यहां सवाल केवल पेड़ों का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो प्रकृति को एक बाधा मानती है, जो यह मानती है कि परंपरा को आधुनिकता के नाम पर कुचला जा सकता है। जबकि सच्चाई यह है कि भारत की सभ्यता ने कभी प्रकृति के खिलाफ जाकर विकास नहीं किया। यहाँ विकास का अर्थ संतुलन रहा है। इस पूरे विवाद में एक और बात चुभती है, धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व की चुप्पी। जिन संतों की वाणी गंगा, हिमालय और पर्यावरण पर प्रवचन देती रही, वे नासिक के तपोवन पर खामोश क्यों हैं? क्या यह मौन सुविधा का परिणाम है, या फिर हमने अपनी आध्यात्मिक चेतना को भी आयोजन और मंच तक सीमित कर दिया है? इतिहास गवाह है कि जब भी समाज ने प्रकृति की अनदेखी की, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। सिंधु सभ्यता का पतन हो या मायान सभ्यता का अंत, हर बार पर्यावरणीय असंतुलन एक बड़ा कारण रहा। आज वही कहानी नए रूप में दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार हमारे पास ज्ञान भी है, विज्ञान भी और अनुभव भी। फिर भी हम चुप हैं। नासिक का यह संघर्ष केवल एक शहर का संघर्ष नहीं है, यह उस सोच के खिलाफ संघर्ष है जो मानती है कि सब कुछ खरीदा और बदला जा सकता है। यह उस मानसिकता के खिलाफ है जो विकास को केवल कंक्रीट, लोहे और बजट में मापती है। यह संघर्ष याद दिलाता है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ना तीर्थ रहेंगे, न तीर्थयात्री। आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, तब शायद कहीं बुलडोजर रुके हों, कहीं फाइलें चल रही हों, कहीं अदालत में तारीख पड़ रही हो। लेकिन असली फैसला अदालत नहीं करेगी, असली फैसला समाज करेगा, संत समाज करेगा, जो साधना के लिए कुंभ में आएगा। क्या हम आने वाली पीढ़ियों को यह बताएंगे कि हमने उनके लिए जंगल बचाए, या यह कि हमने चुप रहकर सब कुछ उजड़ने दिया? नासिक का तपोवन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक स्मृति है और एक परीक्षा भी। यह देखना अब हम पर है कि हम इतिहास में किस तरफ खड़े होंगे, उन लोगों के साथ जिन्होंने पेड़ों को बचाया, या उन लोगों के साथ जिन्होंने चुप रहकर उन्हें कटते देखा। क्योंकि अंत में जब आखिरी पेड़ कटेगा, तब कोई मेला नहीं बचेगा, कोई कुंभ नहीं बचेगा और शायद इंसान भी नहीं बचेगा। लेकिन एक सवाल रहेगा कि हमारे सनातन सभ्यता के पुरोधाओं ने अपने मुंह पर पट्टी क्यों बांधी, आंखों पर पट्टी क्यों बांधी, बोले क्यों नहीं? क्योंकि सिंहस्थ कुंभ की अपनी प्रथा इन वृक्षों के बिना शायद हमेशा अधूरी रहेगी। क्योंकि इन वृक्षों की ताव छांव में संतों ने हमेशा साधना की, और साधना के लिए अगर प्रकृति को कटना पड़े तो यकीनन मानिए कि हमारी आपकी साधना अधूरी है। क्या संत समाज आगे बढ़ेगा? अरावली पर बोलने वाले क्या पर्यावरण प्रेमी तपोवन पर भी बोलेंगे? क्योंकि अगर अरावली यहाँ दिल्ली एनसीआर की पूरी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, तो तपोवन भी गोदावरी के तट पर रक्षा तो कर ही रहा है, सनातन की भी, सभ्यता की भी, पर्यावरण की भी और वहां रहने वाले निवासियों की भी। अगर आपको लगता है कि मेरी सवाल की अपनी यह भूमिका जायज है, न्यूज ट्रे का यह प्रोग्राम आपके लिए किसी काम का है, सिंहस्थ कुंभ के बहाने की जा रही कटान को रोकने की आवाज जायज है, तो अपनी बात रखें, लोगों को सुनने के लिए दें, साझा करें और हमें बताएं, सुझाव दें कि आखिर तपोवन में वन काटकर किस तप का आयोजन करने के लिए हमारी सरकारें आमादा है। वो भी जो हिंदुत्व की बात करती है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, जो सनातन चेतना की बात करती है, जो धर्म को सर्वोपरि मानती है। सवाल है, अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।